11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। आज 22 साल गुजरने के बाद दुनिया भर में इस इम्पैक्टफुल डे ने हर तरफ अपने असर को छोड़ा। कहाँ कहाँ पर, कैसे और आखिर क्यों, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। 737? What the world trade? Who are you talking to? Oh God. Oh my God. अब यह आगाज़ होता है 11 सितंबर की सुबह जब अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बॉस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इसकी डेस्टिनेशन है लॉस एंजलिस। इस पे टोटल 92 लोग सवार होते हैं, जिनमें 15 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर्स। फ़्लाइट की टेक ऑफ होने के ठीक 15 मिनट बाद पता चलता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और 5 हाईजैकर्स इस प्लेन में सवार हैं। अब ये 5 हाईजैकर्स पैसेंजर्स को ज़बरदस्ती ओवरटेक करके कॉकपिट में घुसते हैं। इन हाईजैकर में से एक 33 साला इजिप्शियन पायलट जो कि हाईली ट्रेंड होता है पायलट पोजीशन के लिए, ये जाकर पायलट और को पायलट से उनकी पोजीशन छीन लेता है और ज़बरदस्ती इस प्लेन का रुख वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग की तरफ मोड़ देता है। अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोस्तों एक बड़ी ही मॉन्यूमेंटल और हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। सबसे ऊंची और न्यूयॉर्क की शान समझी जाती है ये बिल्डिंग। इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ बिल्डिंग में जाके क्रैश कर दिया जाता है। अब ये क्रैश होता है सुबह के 8:46 AM पे। उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एक स्कूल विजिट पे जा रहे होते हैं फ्लोरिडा में। उन तक जब ये खबर पहुंचती है तो इस बात को कम्प्लीटली मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि यकीनन पायलट की गफलत की वजह से ये हादसा पेश आया होना है। अब इस हादसे की ठीक 17 मिनट के बाद पता चलता है कि यूएस की एक और एयरलाइन 175 को भी हाईजैक कर लिया गया है। अब इस प्लेन के अंदर भी सेम 5 हाईजैकर सवार होते हैं और वो भी इस प्लेन का रुख वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ देते हैं और इस दफ़ा उनका निशाना होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साउथ बिल्डिंग। देखते ही देखते वो ये प्लेन साउथ बिल्डिंग में जाके क्रैश करवा देते हैं। अब इस सब के दौरान यूएस प्रेसिडेंट स्कूल पहुंच चुके होते हैं और वो सेकंड क्लास के साथ एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और इसी दौरान उनके चीफ ऑफ स्टाफ क्लास में घुसते हैं और धीरे से आके यूएस प्रेसिडेंट के कान में कहते हैं कि अमेरिका इज़ अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश क्लास में मौजूद रहते हैं, यहाँ तक कि अगले 7 मिनट गुजर जाते हैं। वो बच्चों के साथ बातचीत जारी रखते हैं और टीचर्स के साथ मिलकर उनको कम्प्लीमेंट देते हैं। अब यही 7 मिनट बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं 7 मिनट के अंदर वर्ल्ड वाइड ये खबर फैल जाती है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों बिल्डिंग्स में प्लेन क्रैश हो चुके हैं। बाद में जॉर्ज बुश को इस सब के ऊपर बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है कि उन्होंने बर वक्त इस सब के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया। अब इन दोनों क्रैश के बाद खबर आती है कि 2 प्लेन मजीद हाईजैक हो चुके हैं, जिनमें पहला प्लेन अमेरिकन एयरलाइन 77 जो कि टेक ऑफ करती है वाशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और सेम इसकी मंजिल भी लॉस एंजलिस होती है और इसी के अंदर 5 हाईजैकर्स भी मौजूद होते हैं। दूसरा प्लेन है यूनाइटेड एयरलाइन की फ़्लाइट 93 जिसका रूट होता है न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया और इसमें भी 4 हाईजैकर्स मौजूद होते हैं अपेरेंटली। इन दोनों फ्लाइट्स का रुख भी मोड़कर वाशिंगटन डीसी की तरफ कर दिया जाता है। इस कैपिटल की थोड़े से फासले पर ही यूएस डिफेंस का डिपार्टमेंट यानी कि इसको हेडक्वार्टर जिसको नाम दिया जाता है द पेंटागन जो कि करीब ही मौजूद होता है। हाईजैकर्स इस तीसरे प्लेन को ले जाकर क्रैश कर देते हैं इस एक मजीद आइकॉनिक बिल्डिंग के अंदर। अब इस तीसरे क्रैश के बाद अमेरिकन एयर स्पेस को कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया जाता है। जो फ्लाइट्स हवा में होती हैं उनको भी ऑर्डर दिया जाता है कि वो अपने करीबी एयरपोर्ट्स पर लैंड कर दें। सुबह की 9:37 AM पर ये तीसरा क्रैश होता है। सुबह के दूसरे क्रैश में 9:59 AM पर साउथ टावर में जो क्रैश होता है उसकी वजह से भयानक आग उठती है और देखते ही देखते ये साउथ टावर कोलैप्स कर जाता है। अब इसी दौरान सबकी नज़रें जम जाती हैं चौथे हाईजैक प्लेन के ऊपर। सबको यही डर सताने लगता है कि अब इस चौथे प्लेन को कहाँ पर जाकर क्रैश किया जाएगा। यही सस्पेक्ट किया जाता है कि इसका टारगेट भी या तो वाइट हाउस होना है या फिर यूएस कैपिटल। अब इसी दौरान इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स अपने मोबाइल फ़ोन्स को टर्न ऑन करते हैं और अपनी फैमिली से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि उनका राब्ता बहाल होता है। तो उन सब को बताया जाता है कि पूरे अमेरिका के अंदर क्या सब कुछ चल रहा है। इसमें मौजूद तमाम ही पैसेंजर्स बहुत ही जल्द रियलाइज़ कर लेते हैं कि इनका प्लेन भी हाईजैक हो चुका है और देखते ही देखते इसको भी क्रैश कर दिया जाएगा। अब इन पैसेंजर्स के सामने ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं थे, या तो ये बैठे बैठे इन हाईजैकर्स को देखते रहते या फिर ये हिम्मत उठाते उन हाईजैकर्स से लड़ने की। उन्होंने हिम्मत दिखाई इन हाईजैकर्स से लड़ने की और फ्लाइट में बैठे तमाम ही पैसेंजर्स ने लड़ना शुरू किया, फाइट बैक किया इन हाईजैकर्स के खिलाफ। अब इससे आगे की कहानी इस फ्लाइट की दोस्तों इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ ऑडियोज़ मौजूद हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो पैसेंजर्स यहाँ पर फाइट बैक कर रहे थे वो एक्चुअली में कॉकपिट में पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए, वो हाईजैकर्स को वापस ओवर पावर कर पाए या नहीं कर पाए। लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि इन पैसेंजर्स ने फाइट बैक करने की कोशिश की और ये प्लेन एवेंचुअली क्रैश लैंड हो गया एक खाली फील्ड पे। लेकिन एक बात तो तय है कि इन पैसेंजर्स की बहादुरी ने
काफ़ी सारे लोगों की जानें बचा। अब जैसे ही ये खौफनाक सुबह दोपहर में बदलती है तो पता चलता है कि अमेरिका के अंदर 3000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और इन टोटल 6000 से ज़्यादा लोगों की इंजरीज होती हैं इस पूरे वाक़या के अंदर। कई लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग में मारे गए, कई पेंटागन में और कई इस चौथी फ्लाइट के क्रैश होने पर। अब इस सारे वाक़या के अगेंस्ट काफ़ी सारे लोगों ने जस्टिफिकेशंस दी कि हमारा इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके इम्पैक्ट्स की। आप सोच भी नहीं सकते कि इस हादसे ने कितने इम्पैक्ट्स छोड़े हैं पूरी दुनिया के ऊपर। इस वाक़े के ठीक 6 हफ्तों बाद एक पैट्रियट एक्ट पास किया गया जल्दी में यूएस कांग्रेस की तरफ से। अब यूएस पार्लियामेंट के कई सारे पॉलिटिशियंस ने बिना पढ़े इस एक्ट को साइन आउट कर दिया, बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी अमेंडमेंट्स के इस एक्ट को पास कर दिया गया। अब इस एक्ट में ख़ास बात क्या थी, ये एक्ट यूएस गवर्नमेंट को पूरी की पूरी अथॉरिटी देता था कि वो अपने ही शहरियों के ऊपर, यानी कि अपने ही रहने वालों के ऊपर पूरा के पूरा स्पाई कर सके, कि वो सीक्रेटली नज़र रख सकते हैं इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, पेपर्स के ऊपर और हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। इसी के साथ साथ जुडिशरी की इन्होंने पावर कम कर दी और यूएस के तमाम ही लोगों को कवर करता था ये एक्ट। अब लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि कैसे गवर्नमेंट ने इस सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक एक्सक्यूज़ बनाया अपने डिसेंटर्स को साइलेंस करने के, मतलब कि जितने भी लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे उनको खामोश करवाने के लिए। अब इस 9/11 के करीब 12 सालों के बाद एडवर्ड स्नोडन के नाम से एक आदमी इस सारे वाक़े को एक्सपोज करते हैं कि कैसे गवर्नमेंट इन सारे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर स्पाई कर रहा है। बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी को बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए यूएस गवर्नमेंट स्पाई कर सकती है और करती थी। अब इस सारे वाक़े से पहले, यानी कि 2001 से पहले दुनिया में जितने भी एयरपोर्ट्स थे उनके ऊपर इतनी सख्ती से चेकिंग नहीं की जाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा आईडी कार्ड चेक कर लेते थे और जैसा कि आप किसी भी शॉपिंग सेंटर में घुसते हुए मेटल डिटेक्टर देखते हैं, इस तरह की चेकिंग की जाती थी। ज़्यादा टाइम पहले आना भी नहीं पड़ता था सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। 15 से 20 मिनट अगर आप पहले पहुंच गए हैं तो वो काफ़ी होता था 2001 से पहले। लेकिन 9/11 के बाद ये सारा कुछ बदल गया। आज के दिन फुल बॉडी स्कैन, मैंडेटरी आईडी चेक किया जाता है, आपके पासपोर्ट्स को चेक किया जाता है, यहाँ तक कि आपके तमाम सामान को बारी बारी करके बाहर निकाल के चेक किया जाता है। लिक्विड्स भी आप एक लिमिटेड एडिशन में कैरी कर सकते हैं और इस तरह की मजीद छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इस वाक़े से पहले नहीं थी। दिसंबर 2002 के ऑनवर्ड एक्सप्लोजिव डिटेक्शन सिस्टम को भी डिप्लॉयड किया गया नेशन वाइड। अर्ली 2003 में पहली बार पायलट्स को भी हथियार दिए गए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा है दोस्तों कि कैसे इस वाक़े ने एयरपोर्ट सिस्टम को बदल कर रख दिया और अगर टाइमली इन चीज़ों के खिलाफ एक्शन लिया जाता तो शायद यूएस इस बड़े नुकसान से बच जाता। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।